भारत में अगर रिजीम चेंज करना है बिना वोटिंग बिना डेमोक्रेसी के, सत्ता से, सड़क से आप आंदोलन करके, वायलेंस करके सत्ता से अगर प्रधानमंत्री को फेंकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी बाधा है पुलिस। किसी भी स्टेट की पुलिस, भारत के अंदर प्रोफेशनल पुलिस फोर्स। तो क्या पुलिस के हाथ से गन छीनने की तैयारी हो रही है? पैलेट गन भी छीनने की तैयारी हो रही है। और इसी को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस भी डला, जहां पे अब ये बात की जा रही है कि पुलिस के पास जो ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज हैं वो भी यूज ना हो। कोर्ट ने उसको कहा बड़ी वेक सी पिटीशन है, पर इस पे कई सुनवाइयां होंगी। तो ये पुलिस को जिस तरह कटघरे में करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस वालों के ही सर फोड़े जा रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि सारी एफआईआर विड्रॉ की जाए अगर उनको इंजरी हुई है तब भी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ अटैकिंग पुलिस, इसके बारे में बात करने के लिए डीजीपी विक्रम सिंह जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सर, मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं। क्या पुलिस को निहत्था करके वो उनके सर पे लाठियां मारने के, रिजीम चेंज करने की कोशिश हो रही है ये? इश्करन भंडारी जी नमस्कार। आपके प्रतिष्ठित चैनल पे आमंत्रण हेतु हृदय से आभार। आपने बहुत माकूल प्रश्न किया है, प्रासंगिक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये देखें, अभूतपूर्व घटना उत्तर प्रदेश के मेरे 36 साल के कार्यकाल में और दिल्ली पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 140 पुलिस अधिकारी कर्मचारी बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हों, जिसमें उम्र दराज पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी थे। 30 गाड़ियों को उन्होंने स्वाहा कर दिया आग में डाल करके। और अब तुर्रा ये ठसक देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन पर निर्मम बल प्रयोग। सबसे पहले शांतिपूर्ण ये कहां से हो गया? शांति की परिभाषा आपकी डिक्शनरी में ये कौन सी आ गई? आप पुलिस वालों का सर फोड़ें, हमारी महिला अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करें, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, उनकी निजता भंग करके उनके सोशल मीडिया पे जाकर के उनको ट्रोल करें, और जिस तरीके की जलील और घटिया बातें की वो आपके प्रतिष्ठित चैनल में कह नहीं सकता हूं। हम लोग समझते थे इश्करन जी की हम लोग गाली देने में हम लोगों से ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट कोई होगा नहीं, लेकिन इन लोगों ने गाली में हम लोगों को बहुत पीछे कर दिया कि आप तो ताऊ केजी के स्टूडेंट हो, हम लोग डॉक्टरेट्स हैं गालीबाज में, हम लोग जो कर देंगे। इन्होंने जीबी रोड की जो हमारी महिलाएं हैं उनको नमन करते हुए उनको भी पीछे छोड़ दिया। और लानत है ऐसे माँ बाप की जो ऐसी औलाद को इन्होंने छोड़ दिया है, जो जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसके किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जब आंदोलन खत्म होता है, घर जाते हैं, मेट्रो चलते हैं, और जब इनकी सेवा समिति आती है, जो इनका स्वागत समारोह होता है, तब बड़ा बुरा लग रहा है। तब तुमने नहीं सोचा कि 4 रील बनाने के चक्कर में, थोड़ी सी फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में तुम क्या बोल गए या क्या बोल गई, जीवन पर्यंत ये तुम्हें कोड़ की तरह से तुम्हारा पीछा करेगा। अब आ जाते हैं आपकी बात के ऊपर। 150 पुलिसकर्मी कब घायल हुए थे? 30 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की कब हुई थी? क्या 1984 के दंगे के बाद भी ऐसा सीन सामने नहीं आया था? और अगर हम इसको देख लें, बल प्रयोग अगर आपको देखना होता तो मैं आपको बताता हूं, बल प्रयोग हम लोगों ने किया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और जो बड़े आंदोलन होते थे, अब मैं एसएसपी हूं एक नगर में, मेरी कार के ऊपर ग्रेनेड फेंका जाता है, गाड़ी के परखचे उड़ जाते। शायद यूट्यूब पे आपको मिल जाए, अब तब तो यूट्यूब का जमाना नहीं था, लेकिन रील बनी थी। और उसके बाद मेरे पास चूंकि राइफल रहती थी, राइफल निकाल करके मैगजीन में 5 गोली थी। जिन्हों आक्रमण कर रहे थे, कानून के अनुसार तत्कालीन आईपीसी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और दंगा नियंत्रण योजना के दोनों का समावेश करते हुए न्यूनतम बल प्रयोग करके अपनी और दूसरे की जान बचाने में मैंने 5 गोलियां चलाई। दुर्भाग्य से 5 लोग हताहत हो गए। हताहत अब समझ रहे, घायल नहीं हुए। दूसरे लोग की यात्रा उनकी शुरू हो गई, लेकिन दंगा बिल्कुल खत्म हो गया, दंगा नियंत्रित हो गया। तुरंत मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इनके ऊपर, क्योंकि दिन दहाड़े एसएसपी की गाड़ी पे जो ग्रेनेड बॉम्ब फेंकेगा उसके ऊपर वांछित बल प्रयोग किया जाएगा। कोई प्रतिशोध की भावना से नहीं, कोई बदले की भावना से नहीं, लेकिन जो कानून जितनी इजाजत हमें देता है उसी की। इंक्वायरी बैठी, सब कुछ हुआ। किसी ने नहीं कहा अरे पुलिस निर्मम, जनरल डायर की औलाद, जनरल डायर की औलाद जो दिल्ली पुलिस को आप कह रहे हैं आज। पैलेट गन तो ये शुरुआती दौर होता, वार्मिंग अप की चीज है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सलाम करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और उनकी समझ को, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखा दिया उसका मतलब उनको मालूम था। और दूसरा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ के अंदर, तभी सुप्रीम है
कि ये ग्रेडेड और ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ फायर आर्म है। आप लोग तो उस जनरेशन के नहीं, हम लोगों ने बहुत इसका इस्तेमाल किया। 12 बोर का 6 नंबर कारतूस इस्तेमाल होता है, ये तीतर बटेर मारने में, बड़े छोटे पैलेट होते हैं। वर्तमान में भी जो इंजरी जिसको आई है उसको आप देखें, एपिडर्मिस में स्किन डीप वुंड है, मसल डीप नहीं है। अरे पुलिस की निर्ममता, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिसको आप निर्ममता कह रहे हैं उसको हमारे यहाँ वार्मिंग अप कहते हैं। छोटे मोटे बवाल टंटे में इतना हो जाता है और लोग चले जाते हैं घर। लेकिन आपकी जो बेशर्मी है, मैं बहुत और मैं डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं समझ पाया कि डिफेंसिव होने क्या काम। 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सर फोड़ा आपने, उनकी वर्दियां फाड़ी आपने, उनके ऊपर आक्रमण किया, और आप समझते हैं आपका नागरिक अभिनंदन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि एक एक का पता लगा। जो 2500 अपराधी आए थे तो वो कहते तो पुलिस क्या कर रही थी? तुम्हारे ऐसे आंदोलनकारी जहां मिल जाए, जिसको कहते हैं डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तुम्हारे ऐसे आंदोलनकारी जिनको लेकर के चले आ रहे हैं तो हम उसको क्या कर लेंगे? लेकिन धोखा एक बार होता है। अगर तुम चाहो तो पहले ही तलाशी ले लेते, अभी तो पुलिस की नहीं। इश्करण जी, आपके जंतर मंतर में कैपेसिटी, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उसकी कैपेसिटी ही 1000 है। उससे ऊपर अगर जाना है 10,000 तो आप रामलीला ग्राउंड जाएंगे। 10,000 से ऊपर है तो और कोई एक ग्राउंड है तीसरा, आप वहां जाएंगे। लेकिन आपने तो, चूंकि कानून आपका है नहीं, आप कहते हैं हमारे सारे चार्जशीट और सारी एफआईआर विड्रॉ कर ले, नहीं तो हम दोबारा उतरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे, हमें परमिशन की क्या जरूरत? कि आपने परमिशन ली थी? कि हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत? आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। धारा 163 बीएनएस के अंतर्गत जो आपको अनुमति मिली थी, उसके अंतर्गत आपने सारी कंडीशंस को तार तार कर दिया। और पुलिस ने अगर जरा सा कॉस्मेटिक एक्शन ले, जिसको मैं दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है, मैं इश्करण जी उसको टोटली कॉस्मेटिक एक्शन कहता हूं। अभी आपने पुलिस का रौद्र रूप नहीं देखा, भगवान न करे देखना पड़े, वरना जिसने देखा है जीवन पर्यंत उसके संकेत बने रहते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं सुप्रीम कोर्ट का डालना चाहता हूं, क्योंकि बेंच की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजी थी पूरी जो इनको भारी पड़ गई। एफआईआर को लेके भी आऊंगा सर मैं, पर आज की जो हियरिंग थी उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक्सट्रीमली वायलेंट सिचुएशंस पुलिस आर परमिटेड टू यूज बुलेट इफ द वायलेंस डज नॉट गेट कंट्रोल्ड बाय लाठी चार्ज एंड टीयर गैस। हाउ कैन दे बी बार्ड फ्रॉम यूजिंग पेलेट गन्स इफ अ प्रोटेस्ट which has turned violent after being hijacked by miscreants for an ulterior purpose? साथ में कोर्ट ने बोला जो इंजर्ड लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। तो सर ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स की जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि अब जजमेंट शायद इस पे आएगी, गाइडलाइंस आएंगी, शायद इनको नुकसान ही हो उस गाइडलाइन पे, क्योंकि वहां पे तो आर्ग्यू करेगी भारत सरकार कि भैया वायलेंस में हम क्या करें, वायलेंस सिचुएशन में हम क्या करें, पार्लियामेंट को ओवररन होने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब परिभाषित किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं ग्रांट की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फास्ट हियरिंग नहीं दी इनको। तो इनके जो थे सारे तोते और इनके कबूतर जो थे, ये किसी काम के आए नहीं। इनके सारे अरमान, दिल के अरमान आंसू में बह करके निकल गए, और बहने भी चाहिए थे। इनके किसी केस में कोई मेरिट नहीं थे। जिस लोग उसमें गए हैं उनमें राजनीति ज्यादा है बनस्बत इसके कि वो कोई रिलीफ दिलाना चाहे किसी को। मैं आक्षेप नहीं कर रहा, उनका अपना अधिकार था। लेकिन अगर वो जरूरी थी कि ये उसका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इश्करण जी इनका अभिप्राय कुछ और था। तो वही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। By which stretch of imagination, not only in India but anywhere in the world, with pellet guns say that they are extremely violent act of repression. Violent act of repression। उसको रबर बुलेट भी, इसका मतलब अगर पेलेट गन बैन हो गई तो रबर बुलेट भी बैन हो जानी चाहिए, फिर सॉलिड बुलेट भी बैन होने चाहिए। फिर आपके जो मन में आए, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जबकि आपने कही दिया 163 की कंडीशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमने इंटीमेट कर दिया, एंड दैट इज डीम्ड परमिशन, दैट इज डीम्ड परमिशन। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, तो कुछ अगर विड्रॉ नहीं हुए तो हम दोबारा सड़कों पे उतरेंगे। ये तो बड़ा अच्छा आपने एक एल्गोरिथम निकाल लिया। न कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, न इलेक्शन लड़िए, न आप मेजॉरिटी प्रूव कीजिए पार्लियामेंट में, और जो मनमाने तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को और गवर्नमेंट को आप अपने जूते की नोक पर रखें। इनके ये देख लें चड्डू खाने के ख्याल और ख्वाब कहां तक जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहां तक जा रहे हैं।
तो ईश्वरन भंडारी जी, देश को इनके सपने तोड़ने का समय आ गया है। इसमें सर मैंने उस समय भी एक बार कमेंट किया था कि आप सरकार पे प्रेशर बना भी लेंगे तब भी सरकार संविधान से बाहर नहीं जा सकती। एक सेकंड के लिए मान लिया जाए संविधान के अंदर या जो सीआरपीसी और जो बीएनएस हो गया है कि केस विड्रॉ करने की सर एक प्रक्रिया है, कैसे आप वो विड्रॉ कर लेंगे? केरला के अंदर एमएलए ने हड़कंप किया था, वो बाद में रूलिंग पार्टी बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस, सरकार का अपने एमएलए का केस विड्रॉ नहीं करने दिया था कि भैया ऑपोजिशन में थे, अगर आपने वायलेंस की है, एफआईआर चल रही है तो ऐसे नहीं हो सकती। सर आपने भी बहुत बारी पार्टीज चेंज होते हुए देखा होगा और वो पॉलिटिकल प्रेशर और विड्रॉइंग केसेस भी देखा होगा, बट सर प्रैक्टिकली क्योंकि ये लीगल नॉलेज भी लोगों की बढ़ जाए या प्रोसीजरल नॉलेज भी बढ़ जाए, क्या पुलिस चाह के भी इतने सिंपली बस सरकार ने बोल दिया केस विड्रॉ हो गया? नहीं होता ऐसा। तो कैसे मान सकते? कैसी बात कर रहे हैं? वो एक उसका मैकेनिज्म है, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और कोर्ट इन तीन को मिलकर करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल और देता हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इन बेगुनाह नौजवानों, सुन लीजिए, इन बेगुनाह नौजवानों को, जिसमें ये बात दूसरी की जो बेगुनाह जिनको कह रहे थे, जैसे इन लड़कों को कह रहे हैं पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे इनको पीसफुल कह रहे हैं, तो उनके जो बेगुनाह थे वो इंडियन मुजाहिदीन के, सीरिया और अफगानिस्तान के ट्रेड चरमपंथी थे, बाटला हाउस के एनकाउंटर के मुलजिम थे, जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट किए थे, वो बेगुनाह नौजवान थे। जैसे वो बेगुनाह थे, मासूम बच्चे थे उनके, वैसे यहां भी बिल्कुल बेगुनाह पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो कंपैरिजन काफी साफ हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने वहां पर विड्रॉल एप्लीकेशन डाली, तो वहां पे मैं फिर सैल्यूट करूंगा हाई कोर्ट इलाहाबाद को और लेडी जज को। उनका आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ इनके मुकदमे ही क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, आप इनका नाम पद्म विभूषण के लिए भी भेज दीजिए। ये दोषी है या निर्दोष है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, ये कोर्ट करेगी। इसलिए अपनी जो है लिमिट्स आप समझ लीजिए। उनको न सिर्फ उनकी एप्लीकेशन रद्दी की टोकरी में डाली, उनको सजा, कन्विक्शन किया गया उनका। तो ये देखिए, इन लोगों के पास चले तो दिल्ली के दंगे जो थे, दिल्ली में ये जो प्रदर्शन था, ये शांतिपूर्ण था। आपको लगता है कि अपने चश्मे का पावर बदलना पड़ेगा अगर आप इसको हिंसात्मक कहेंगे। इसी तरह यूपी गवर्नमेंट ने जो केस विड्रॉ किए, जो बेगुनाह नौजवान बेचारे गरीबों, उनके ऊपर मुकदमा वापस करने की, ये बात दूसरी है कि सीरिया अफगानिस्तान के ट्रेंड इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर्स और आईएसआईएस से एफिलिएटेड, वो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये कहां तक रसातल में ले जाएगी, ये तो भला हो आप ऐसे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट का, प्रज्ञावान एडवोकेट्स का और हमारी कोर्ट्स का, जो कि चट्टान की तरह राष्ट्र की सुरक्षा में बिल्कुल लगे हुए हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का जो पिछली हियरिंग में कनेक्टेड मैटर्स में एक ऑर्डर था, वो बहुत क्लियर था कि जिनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके आगे सरकार प्रोसीड करेगी और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उन पे नहीं करेगी। पर उसके बाद एक सीजेपी लीडर की बड़ी अजीब स्टेटमेंट आती है जो कहते हैं सारी एफआईआर विड्रॉ हों। अगर क्रिमिनल्स घूम रहे थे दिल्ली में तो पुलिस को कैंसिलेशन ऑफ बेल उनके ओल्ड केसेस में अप्लाई करनी चाहिए। सर एक हिस्ट्री शीटर आके नया क्राइम करे, उस नए क्राइम पे पुलिस वाले को पीटे तो उस पे अरेस्ट ना हो, ये अब डिमांड कर रहे हैं कि पुराने केसेस में जाइए। सर ये कहां तक, मतलब क्या ये समझ चुके हैं कि हिस्ट्री शीटर पकड़े जा चुके हैं, इनको प्रोसीजर पता नहीं था? कहने को स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो इसके अंदर लीगल जर्नलिस्ट्स भी हैं, और वो जो प्रोसीजर के अंदर या कानून के अंदर, प्रोसीजर भी किया तो मेन कानून है, फंस चुके हैं और हिस्ट्री शीटर्स के लिए ये आंदोलन करना चाह रहे हैं क्योंकि वही। करण जी, आप बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, इतनी आपकी वर्षों की प्रैक्टिस है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, आप कानून की बारीकियां समझते हैं। लेकिन ये इनका कोई दोष नहीं है, ये दरअसल आकाश से इनका अवतरण हुआ है। ये आकाश गंगा के अवतार बालक बालिकाएं हैं। इनके लिए न कोई संविधान है, कानून। हाथ में संविधान लेके चलते हो, कानून का तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम है। फंडामेंटल राइट तो छोड़ दीजिए, इनको फंडामेंटल राइट ड्यूटी एबीसीडी नहीं मालूम है। किसी भी इनको उठा के पूछ लीजिए, इनकी दुनिया शुरू ही होती है बर्गर पे, खत्म होती है जाके कैफे कॉफी डे वाले, वो नहीं, जो अमेरिकन कंपनी है उसकी कॉफी के मग में जाकर के, तो इनकी दुनिया वहीं स्टारबक्स पे खत्म हो जाती है। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपका मतलब यह है कि कोई क्राइम करे, आप एक आंदोलन करें, उनके केस विड्रॉ हो जाए, और नहीं सिर्फ ये केस विड्रॉ हो, जो पुराने जितने केसेस हैं वो भी विड्रॉ हो। हिस्ट्री शीटर के जो प्रोविजंस हैं वो सब समाप्त कर दिए जाएं। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि ये वो अवतार पुरुष आपकी तरह हो जाएं कि भीषों का सर काट लो, तुम्हारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो। ये कैसे हो जाएगा? क्या इस देश के दो कानून बनेंगे? एक कॉकरोच जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और एक हमारे आपके इसीलिए सामान्य नागरिकों के लिए संविधान और कानून।
तो अगर आप कह दीजिएगा कि 2 कास्ट सिस्टम चलेगा, कि कॉकरोच जनता पार्टी की जिसे कहते थे किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, तो आपके लिए अलग कानून होगा। खैर, ऐसा कहा जाता है, ये अपने दाव में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं इश्करन जी। और जो इन्होंने पाप किया है, जो इनके माता पिता ने कुल कलंक और कुल कलंकनियों को पैदा करके किया है, ये भोगेंगे सब, इनके माता पिता भी और ये भी। अभी आपने देखा होगा कि एक कॉकरोच जो था, उसने किसी सैनिक को अब फूहड़, अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि आपका फैमिली वाला चैनल है, भले लोग देखते हैं, जो सिग्नल किया, नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, नहीं बेटे ऐसे नहीं करते। सिपाही ने कहा बेटा मैं तुम्हारे पिता की तरह, ये सब मत करो। उसने फिर दोबारा वही सिग्नल किया, दोबारा वही किया। मां ने कहा नहीं बेटे ऐसे नहीं करते। उसके बाद फौजी ने कॉलर पकड़ के खींच के किया उसे बाहर, और जो जुटियाना शुरू किया, तब मां बीच में आ गई, बेटे कुल कलंक के और फौजी के बीच में आ गई। आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि अपने कुल कलंकों को आप नसीहत दे सकें। और आपने अगर तमीज और मैनर्स नहीं सिखाए कानून का सम्मान करने को, तो समाज सिखा देगा, पुलिस सिखा देगी। लाख आप पैतरे कर लें, और मैं चाहता हूं कि पूरा देश आज आजिज आ चुका है। आप रिमार्क्स देख लें, इनकी ट्रोलिंग करने की आदत है, तो ट्रोलर्स की संख्या दिन ब दिन घटती चली जा रही है, और देश का क्रोध इनके ऊपर हावी हो रहा है। मैं समझता हूं इनका फ्यूज उड़ चुका है, और इनके जो भीख देने वाले जो हैं वो भी आजिज आ गए होंगे। और हम तो चाहेंगे कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, बस 30 सेकंड चाहूंगा, आर पार की हो जाए। तुम इस बार आओ, तुम कहो कि इनके सबके मुकदमे वापस हो, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं तो हम संसद की तरफ चलेंगे। मुझसे किसी ने परसों किसी दिन पूछा था कि अगर आप वहां होते तो क्या करते हैं। उनका मेरे हाथ में हथियार होता, मैं इनको रोकता, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े शिष्टाचार के साथ। वही वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी, नहीं रुकते हो, उसके बाद जो हमारे पास कानून ने हमें अधिकार दिया है उसके अनुरूप हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जाओगे, तब तुम संसद तक पहुंचोगे। और हमारी लाश तक तुम ऐसे नहीं पहुंच जाओगे। हमारे पास जितना एमिशन है, मैं जब झोंक दूंगा, जब एग्जॉस्ट हो जाएगा और मैं एमिशन लेस हो जाऊंगा, जब मुझे ओवरवेल्म कर लोगे तब जाओगे। ये मैं आज आपको बता दूं, इनमें ऐसा कोई नहीं है जो कि एक कायदे से, एक पैलेट गन में तो तुम्हारे प्राण निकल गए, पैलेट गन में तो प्राण निकल गए, और कहीं एक सॉलिड गोली जिस दिन लगेगी तब तुम क्या करोगे। इश्करन जी, बातें 9 लाख की सबसे सुनते रहिए। मैं थोड़ा आपे से बाहर हो रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये गुंडागर्दी ने कभी बर्दाश्त की है। मेरा किसी से विरोध सहयोग नहीं है, लेकिन जो कानून जितनी इजाजत चाहता है, जो हमसे अपेक्षा करता है, आपसे मुझसे, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक नागरिक और हम सब उसको, उस दायित्व को पूरा करें। सर, एक तो इसमें पॉलिटिकल भी इश्यूज हैं कि सरकार को पॉलिटिकल लेवल पे डील करना है और वो कैसे करती है। आप बोल रहे हैं पुलिसिंग लेवल पे कैसे डील होना है, पर इसमें सर मेरे दिमाग में एक चीज आई जिसमें आपको ओपिनियन चाहता हूँ। ये हिस्ट्री शीटर्स के लिए आके क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या इनको ये डर है कि अगर हिस्ट्री शीटर पकड़े जाएंगे तो वो इंटेरोगेशन में पुलिस बहुत प्यार से जब पूछती है तो वो ये बता सकते हैं कि हमें इस नेता ने, इस लीडर ने यहाँ भेजा था वायलेंस करने के लिए, और देन जिसने भेजा होगा हिस्ट्री शीटर को, वो कॉन्स्पिरेसी में मेन अक्यूज्ड बन जाएगा। तो ये इसलिए डर रहे हैं इतना हिस्ट्री शीटर के आने पे कि भैया उनकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पे आएंगी, या अगर पैसे पहुंचे हैं, वो तो पूरा एविडेंस है, वो तो पूरा डिस्कवरी है। तो ये हिस्ट्री शीटर को नहीं, खुद को बचाने के चक्रों में लगे पड़े हैं। हिस्ट्री शीटर दे नो इज देयर बुलवाक। आपने बिल्कुल सही कहा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपकी जो ग्रिप है, जो पकड़ है और जो गहरी सोच है, उसका आपने नमूना पेश कर दिया। यह बिंदु किसी की समझ में नहीं आया होगा इश्करन जी, कि जब हिस्ट्री शीटर की वही बड़े मोहब्बत के साथ जब इंट्रोगेशन होता है, जो कहते हैं ना कि थाने के बाहर रात के 12 बजे के बाद जब लेट शो वाला घर चला जाता है, जब थोड़ा आराम और सुकून से पूछताछ, बिना जल्दबाजी के, और जैसे गीजर से पानी आता है, पहले ठंडा, फिर थोड़ा गुनगुना, फिर गुनगुने के बाद थोड़ा गर्म, और गर्म के बाद खौलता हुआ पानी। इंटरोगेशन का टोन जैसे होते हैं देवता, वैसा होता है पूजन। तो जिस तरीके से पूछताछ होगी, तो जब उसका पूरा टेप बजने लगेगा, हमको यहां से पैसा मिला, यहां से एक टूल किट मिला, यहां से रास्ता मिला, मुझे इन्होंने छोड़वाया, मेरी जेब में इतने पैसे रखे का ये नारे लगने हैं, उसका रिहर्सल करवाया, उसका वीडियो बना के दिखाया कि नहीं तुम्हारा पोस्चर ठीक नहीं है, वो सब बातें सामने आएंगी। और जो कॉन्स्पिरेसी की बात आपने कही है, कॉन्स्पिरेसी में वही सजा है जो कि मेन अपराधी की, जो पत्थर फेंक रहा है पुलिस पे, जो पार्लियामेंट की तरफ जबरदस्ती बढ़ रहा है, जो सजा उसको, वही सजा इनको, मार्गदर्शकों की भी वही होगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हिस्ट्री शीटरों के लिए दर्द इसीलिए है
क्योंकि पर्चा हो जाएगा आउट और तुम और तुम्हारे साथ तुष्ट होंगे सलाख के पीछे। सर अभी एक मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ क्योंकि ये डीजी सीआरपीएफ को भी आके बोलना पड़ रहा है, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर भी बोले हैं। आई वांट टू अश्योर ईच वन एंड एवरी वन ऑफ यू दैट जब भी एक ऑपरेशनल बटालियन है या लॉ एंड ऑर्डर यूनिट है, जो भी डिसीजंस आप कैरी आउट करते हैं बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज में, जो पब्लिक के इंटरेस्ट से अलाइन है, तो फोर्स और नेशन आपके साथ है। मैं उन सब डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्योंकि सर जब हमने शुरू की जिस बात से, पुलिस के जो लोअर एंड पे आप या इन बलों के आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट में जॉब में है उसकी एक सेंसिटिविटी है कि अगर कोर्ट में उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, उसका करियर तो सर एक तरह से खत्म ही हो गया ना, फ्रॉम प्रमोशन, एडवर्स एंट्री, बहुत कुछ है। तो ये क्या जो ये इंस्टाग्राम पे चढ़ा चढ़ा के रील्स पुलिसिंग का डिमोरलाइज भी करने की कोशिश है कि वो लॉफुल ऑर्डर ना फॉलो करें, और इसीलिए डीजी सीआरपीएफ या डायरेक्टर सीबीआई ये आगे आके ये आश्वासन दिला रहे हैं टू मेंटेन डिसिप्लिन इन एनी फोर्स कि भैया आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो और हमारे ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप पे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। क्या ये भी एक बैटल शुरू होगी, विच इज अ वेरी डेंजरस बैटल इन भारत? ये बैटल बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और मैं आभारी हूं कि आपने इस बैटल की तरफ इंगित किया। मैं समझता था कि मैं कहूंगा तो स्वार्थ हो जाएगा कि आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, अपने पुराने विभागों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ही मैंने डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह साहब को मुबारकबाद और सैल्यूटेशंस पेश किए, क्योंकि ये ट्रू लीडर की, और डायरेक्टर सीबीआई को भी, कि ये ट्रू लीडरशिप यही है कि तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आगे खड़ा हूं। ये लीडरशिप की क्वालिटी में बधाई देना चाहूंगा डीजी जीपी सिंह साहब को और डायरेक्टर सीबीआई को। और ये आपने जो कहा, पुलिस का मनोबल बड़ा फ्रेजाइल होता है। आप पीठ पे हाथ रख दें तो आसमान के तारे तोड़ लाएगा, जैसे कि आज आपने पीठ पे हाथ रख दिए आसमान पे। लेकिन वही अगर आप कह दें कि तुम तो ठुल्ले हो, जैसे एक मुख्यमंत्री ने कहा था तुम तो ठुल्ले हो, बिना उनके ठुल्लों के तुम अब घर से निकल नहीं सकते हो शीश महल के अपने, और फिर जब मौका मिलेगा तुम ठुल्ला कहोगे। दूसरे हमारे एक और नेता हैं, युवा हृदय सम्राट, वो एक लड़के का हाथ उठा करके पैलेट गिनवा रहे हो, और तुम में से कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि जा करके किसी घायल पुलिस वाले, किसी पुलिस वुमेन के जा करके तुम उसका भी हालचाल पूछ लो, क्योंकि उसमें राजनीतिक लाभ नहीं ईश्वरन जी। तो आप हो गए, कुछ और ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो कि पुलिस के मनोबल की बात करते हैं, बाकी सब तो चाहते हैं पुलिस को रसातल में डाल करके घिरा दे, और उसके बाद जब होगा तो कहेंगे अंकिल जी हमें देख लीजिए। तो अंकिल जी क्या करेंगे फिर? अंकल जी जो हाथ में किचकिचाए बैठे हैं तुम्हारा व्यवहार देख के, और जब सेवा का मौका मिलेगा कहीं ऐसा ना हो। हालांकि पुलिस कभी भी प्रतिशोध की, पूर्वाग्रह से प्रेजुडिस होकर के काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारी हरकतें और कर्म ऐसी हैं। वैसे मैं समझता था कि माँ बाप भी तुम्हें डिसोन कर दें, तुम्हारी ऐसी नालायक औलाद ना हो तो वही ज्यादा अच्छा है। मैं कहीं था सर आप क्या कह रहे हैं, ये जंजी हैं तो क्या सुर्खाब के पर लगे हैं, इनके लिए अलग संविधान बना दें हम। और एक लड़की का मैं आपको भेजूंगा वीडियो, से कहा हमारे भी दो लड़के हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक 21 साल है। अगर यही हल्का समाचार किया तो लठ मार मार के हिरन बना देते हम लड़कों को। ये तो माँ बाप की भी कमी है। लेकिन जो मनोबल की बात आपने की बड़ी मार्मिक है। आपने पुलिस को सबने इस्तेमाल किया, जिसने ठुल्ला कहा, जो आज भी कह रहा है। मैं कहता हूं दो लाइन उनकी शान में, जब चमन को थी जरूरत तब खून दिया हमने, और जब बाहर आई तो चमन ने पूछा तेरी जरूरत क्या है। तो इश्करन जी ये नहीं कि मौका परस्ती जो है जब आए तो आप सर पे बैठा लें, उसके बाद आप सिगरेट की बट की तरह आप रोक दें। तो इश्करन जी आपने बिल्कुल जी। सर मेरे लास्ट दो क्वेश्चन, एक ये सर कि पुलिसिंग का एक जो लंबी लिस्ट क्रिमिनल्स की आई है वो दिल्ली पुलिस निकाल चुकी है, 2900 रफली अराउंड 3000, जिसमें मर्डर, रेप, पॉस्को है। तो वहां पे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी जो आंदोलन में शुरू में पहुंचे हुए थे, जंतर मंतर थे, उनको कितना थ्रेट था इस क्रिमिनल से? और पुलिस को तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर कुछ वहां पे घटना हो जाए उसका ब्लेम क्या था? ये तो पुलिस ने व्हाइट शर्ट में बिना बैच के अपने अफसरों से वहां पे कायम करवाया है। तो मल्टीपल लेयर पे जैसे अनियन की तरह गेम्स चल रही थी, जहां पे किसी तरह ट्रैप किया जा पाए पुलिस को बाय पुलिस सरकार को। तो वो भी तो एक सर एंगल, पेचीदगी इसके अंदर पुलिस की बसी हुई थी। बिल्कुल बसी हुई थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्ड बाय यू दैट दीज criminals who were there a part of the agitation, in any violent agitation, किसी भी हिंसक आंदोलन में अपराधी उसमें मौजूद रहते हैं। अब इसका आरोप तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस को आपसे फुर्सत मिले तब तो क्रिमिनलों को रोकें। दावतनामा तो आप और जुनैद ने दिया था, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, खूब जमम करके तुम मोदी जी की तेरही के समोसे खिला रहे थे।
जब खा रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं कि क्रिमिनल भी आएंगे, और उन क्रिमिनलों से इनको भी खतरा था। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बच्चियों का मोलेस्टेशन, पिक पॉकेटिंग और इस तरीके की जो हरकतें हुई हैं, क्योंकि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। उसको वहां मौका मिला, वहां पर उन्होंने हाथ साफ कर दिया। बुरा हुआ, खैर इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जो आपका इसका पार्ट बी था वो भी अपनी जगह बहुत ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है कि क्रिमिनल्स जहां भी आए वो क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल से दूरी बना करके रखिए, क्योंकि खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजा कटेगा, खरबूजा ही। याद रखो बच्चों, नुकसान हर तरफ से तुम्हारा है। सर माय लास्ट क्वेश्चन, क्या आप, क्योंकि फ्यूचर की बात है, क्या आप देखते हैं सीजेपी 2.0 शुरू होने वाला है? क्या इनपुट है आपको? क्या आपको लग रहा है इस ऐसी सिचुएशंस की सेंस में? क्योंकि उनके लिए तो एक विजय हुई उनकी, कि जो मंत्री का हमारा टारगेट था वो हुआ, और अब वो बोल भी रहे हैं कि एफआईआर को लेके या किसी बात को लेके 2.0 लॉन्च होंगे। तो अगर 2.0 लॉन्च होते हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी दिस टाइम सर? मेरे पास ईश्वरन जी कोई इनपुट नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस ये कहता है कि इनका मन बढ़ चुका है और ये मूर्खतापूर्ण कार्य करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो परिस्थितियां, ऐसे आंदोलन कितने आए और कितने चले गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुने इनके माता पिता। ये तो सुनने से रहे, लेकिन इनके माता पिता सुन ले। सावन में शंकर भगवान को सांप बड़ा प्रिय होता है, सावन में सांप नहीं मारा जाता है। जरा सावन तक रुक जाइए, उसके बाद क्या होता है ये वक्त बताएगा। होशियार को इशारा काफी है, जरा देख लीजिए सावन समाप्त होने के बाद क्या हालात होते हैं। आप क्या समझते हैं कि हम सब आप बैठ के मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे क्या किसी की बेहूदगी? शिशुपाल के भी 99 पाप माफ किए गए थे, 100वें पाप में भगवान ने दंड दे दिया। तो इनके भी कुछ पाप शायद इनके प्रारब्ध में थे कि बर्दाश्त किए जाएंगे, लेकिन देश को बंधक कोई बना ले ये किसी की औकात नहीं है। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये सारे पहलू कवर किए। थैंक यू सर, प्लेजर एज ऑलवेज। Thank you, Shkaran ji. God bless you. God bless your wonderful channel. Always a pleasure and honor. Thank you.